हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही बखैर आफियत से होंगे और उसी हुस्न सलूबी के साथ दिए गए लेसन्स को आप पढ़ रहे होंगे, उसका रिवीजन कर रहे होंगे। करते रहिए। ठीक है बेटा, आइए आज का लेसन शुरू करते हैं। लेसन नंबर 13, द लास्ट स्टोन मैसन, आखिरी पत्थर का कारीगर। ठीक है बेटा, पीरियड 1 पढ़ेंगे अभी। आइए समझते हैं बेटा। और ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विच आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कल्चर एंड हेरिटेज आर डाइंग आउट। आप जानते हैं हमारी जो ट्रेडिशनल है, हमारी जो परंपरागत है, जो हमें हमारी तारीख से हमें मिलता चला आ रहा है, वो आर्ट्स, वो फ़नून, वो क्राफ्ट्स, वो जो शिल्पकारी जो होती है, जो हाथों से बनाई गई कारीगरी होती है, वो हमारे कल्चर का, हमारे संस्कृति का, हमारे तहजीब का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो चला आ रहा है और हमारे हेरिटेज की विरासत की जो दी गई देन है, अब वो ख़त्म होती जा रही है। वाई आर दीज ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स डाइंग आउट। क्या आपने कभी सोचा है कि ये ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स हैं जो परंपरागत तौर पे, जो हमें ये क्राफ्ट्स, जो कारीगरी है, ये मसनूआती जो अमल है, ये ख़त्म क्यों हो रहा है। क्या आपने कभी गौर किया इस चीज़ पर, ख़त्म क्यों हो रहा है। मे बी इट इज़ बिकॉज द हैंडीक्राफ्ट ट्रेड डज नॉट फिच मच मनी। हो सकता है ये इसलिए कि हैंडीक्राफ्ट ट्रेड, जो हैंडीक्राफ्ट ट्रेड होती है, जो वो मसनूआत होती है, जो हाथों से बनाई गई होती हैं चीज़ें, वो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं ला पा रही है। विच मीन्स उससे बहुत ज़्यादा अर्निंग, बहुत ज़्यादा कमाई नहीं हो पा रही है। शायद ये भी एक वजह हो सकता है। आर्टिसंस स्ट्रगल हार्ड टू मेक बोथ एंड्स मीट, जिसकी वजह से जो आर्टिसंस होते हैं, जो हैंडीक्राफ्ट्स बनाने वाले लोग होते हैं, आर्टिसंस उसे कहते हैं, जो हैंडीक्राफ्ट्स को बनाते हैं। विच मीन्स आप देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे पोटरी वगैरह को, ऐसे बर्तन वगैरह को, और ऐसे घड़े वगैरह को, या इसी तरह मिट्टी के खिलौने हो गए, पत्थर के खिलौने हो गए, मूर्तियाँ हो गई, इसे जो बनाते हैं उसे आर्टिसंस कहते हैं। ऐसे कारीगर को क्या कहते हैं, आर्टिसंस कहते हैं। ठीक है बेटा, जो हाथ से अपने हैंड का यूज़ करके क्राफ्ट करते हैं, बनाते हैं अलग अलग पत्थरों को तराश कर चीज़ों को, है ना बेटा। तो उन्हें बहुत मुश्किल हो रही है अपनी इस कारीगरी को, इस अमल को करने में और इसे पैसे कमाने में। दे डोंट हैव एडिक्वेट मटेरियल्स टू मेक प्रोडक्ट्स। उनके पास पर्याप्त मात्रा में कह ले, या उनके पास एडिक्वेट मटेरियल्स नहीं है, इतना मटेरियल्स नहीं है जिससे वो ऐसे प्रोडक्ट्स को बना सकें, है ना बेटा। दे नीड मार्केट्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स बट देयर इजंट मच डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट्स। उन्हें इन तमाम चीज़ों को बेचने के लिए मार्केट की ज़रूरत पड़ती है, और मार्केट के अंदर में इन चीज़ों की, इन प्रोडक्ट्स की उतना ज़्यादा डिमांड नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो ट्रेडिशनल आर्ट्स है, सकाफती आर्ट्स है, वो ख़त्म होता चला आ रहा है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। Young artisans want to earn more money and are in favor of mass production of items that can be produced quickly rather than by hand. आज के वक्त में जो यंग आर्टिसंस है, जो नए नए जो आर्टिस्ट बनते जा रहे हैं, जो नए नए कारीगर बन रहे हैं, मसनूआती कारीगर बन रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी फोकस ये होती है, वो ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, मोर मनी अर्न कर सके, एंड आर इन फेवर ऑफ मास प्रोडक्शन। और वो लोग मास प्रोडक्शन चाहते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को बनाना चाहते हैं, एक बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन चाहते हैं। विच मीन जो प्रोडक्ट उनके पास है वो ज़्यादा से ज़्यादा बनाना वो चाह रहे हैं। डेट कैन बी प्रोड्यूस क्विकली रादर देन बाई हैंड, जो कि हाथ से ज़्यादा तेज़ी से बनाया जा सके। अब इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन तो इंसान के हैंड का यूज़ करके हैंडीक्राफ्ट के तौर पे तो बना नहीं सकते हैं, उसके लिए मशीनों की ज़रूरत पड़ती है ना बेटा। दिस मेक्स देम लीव द फैमिली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री शुड दे डू दिस, जिसकी वजह से उन्हें अपनी फैमिली, जो अपनी विरासत में मिली गई हैंडीक्राफ्ट की जो बिजनेस होता है, या अमल था, या कारीगरी थी, जो बिजनेस हैंडीक्राफ्ट की जो बिजनेस की कारीगरी थी उनके अंदर, वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही है, उन्हें वो छोड़ रहे हैं। शुड दे डू दिस, क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए, क्या उनको अपने आबा अजदाद से दी गई कारीगरी को छोड़ देना चाहिए। शुड वी लेट आउट और ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स डाई आउट, क्या हमें इसी तरह अपनी जो विरासत में मिली हुई, जो परंपरागत मिली हुई आर्ट्स है, फ़नून है, फ़न है, क्राफ्ट्स है, उसे ख़त्म होते देखना चाहिए। क्या हमें इसी तरह उसे खत्म होने देना चाहिए। कैन वी डू एनीथिंग टू स्टॉप इट, क्या हम कुछ कर सकते हैं इस चीज़ों को रोकने के लिए।
क्या हमने कभी कुछ किया है? हम क्या कुछ कर सकते हैं? हमारे इस ट्रेडिशनल और कल्चरल चीज़ें जो हमारे क्राफ्ट है वो जो ज़माने से चली आ रही है उसे ख़त्म होने से क्या हम इसे रोक सकते हैं? This lesson will make you think about all these questions, about the problems faced by young artisans and what we need to do, what you need to do to solve these problems. इस कहानी के अंदर में, इस लेसन के अंदर में हम देखेंगे और हम इन्हीं तमाम क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे और उन तमाम प्रॉब्लम्स के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे जो आज यंग जो आर्टिसंस हैं वो उन्हें सामना करना पड़ रहा है और उन्हें किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ए स्कल्पचर्स, आप जानते हैं बेटा, ए स्कल्पचर लव्स टू कार्व ब्यूटीफुल स्टैच्यूज। आप जानते हैं एक जो स्कल्पचर होते हैं, स्कल्पचर कहते हैं बेटा मूर्तिकार को, जो मूर्ति बनाते हैं, मुजस्समाकारी करते हैं, जो है ना। स्कल्पचर्स लव्स टू कार्व ब्यूटीफुल स्टैच्यू, एक मुजस्समाकार, एक मूर्तिकार, एक मसनूई, एक सनाती कारीगर, वो उसे बहुत पसंद होता है खूबसूरत खूबसूरत स्टैच्यूज को, मुजस्समे को तराशने का। He loves his art and is totally committed to it regardless of the financial difficulties he faces in doing his work. उन्हें बहुत पसंद होता है अपने इस कला को, अपने इस कला को बहुत पसंद करते हैं, इस आर्ट्स को बहुत पसंद करते हैं और पूरी तरीके से इसमें वो वक्त कर देते हैं अपने आप को, बिना इस चीज़ से ख्याल किए हुए कि उन्हें माली तौर पर कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी क्योंकि वो अपने आर्ट्स को, अपने कला को, अपने फ़न को बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं, इसलिए वो बिना पैसे की परवाह किए इस काम को वो कर रहे होते हैं, पूरी तरीके से अपने आप को इसमें वक्फ कर देते हैं, है बेटा। Let us enter into the small world of an old artist and see what his son has to say to his father. इस कहानी में हम देखेंगे किस तरीके से एक बूढ़ा आदमी जो कि आर्टिसंस होता है, एक बूढ़ा आदमी वो अपने इस कला को आगे बढ़ाना चाहता है और उसके बीच में, उसी कला में जो अपने बेटे को क्या कहता है और वो कला के बारे में अपने बेटे से क्या कहता है कि किस तरीके से उसे भी इसी कला को, इसी आर्ट्स को आने वाले जनरेशन तक लेकर जाने के लिए। ठीक है बेटा, बेसिकली इसमें स्टोरी यह है, एक फादर एक सन की स्टोरी है। बाप चाहता यही है कि मेरा बेटा भी मेरा ही काम करे, जो मैंने अपने बाप दादाओं से सीखा है वो उसी कला को, उसी फन को, उसी आर्ट को अपने जनरेशन में भी लेकर जाए। ठीक है बेटा, आइए शुरू करते हैं अपने इस छोटे से और प्यारे से स्टोरी को। ठीक है बेटा। The young man threw the hammer and the chisel to the ground and cried, I am leaving. Okay, here you go. The young man threw the hammer and the chisel to the ground and cried, I am leaving you, father. I am leaving you and your work. Look what has brought us. नौजवान लड़का अपने उस हैमर को, अपने उस हथौड़ी को, जो हथौड़ी होती है बेटा, हैमर जिससे हम कुछ चीज़ को नॉक करते हैं, है ना, हथौड़ी, अपने उस हैमर को, अपने उस हैमर को और चिसल कहते हैं बेटा छेनी को, जिस पे चोट मारते हैं ना, छेनी, आप यहाँ देख सकते हैं इमेज के अंदर में। here is hammer and there is chisel, right? छेनी। नौजवान शख्स अपने उस हैमर को और उस चेसल को जमीन पर फेंक देता है और ये चिल्लाता है, आई एम लिविंग यू फादर, मैं आपको छोड़ रहा हूँ, ऐ मेरे पिता, ऐ मेरे वालिद साहब, आई एम लिविंग यू, मैं आपको और आपके काम को छोड़ रहा हूँ। देखिए आपके काम ने हमें क्या दिया, आखिर इस काम ने हमें क्या दिया। फिर आगे कहते हैं, he spread out his arms, looked at a small congested dark room, the slabs of stone and marble stacked up in one corner, the coat covered with heaps of used clothes. फिर वो कहता है, he spread out his arms, अपने बाजुओं को फैलाकर वो बेटा कहता है कि देखिए, at the small congested dark room, ये छोटे से congested, तंग, भरे हुए, काले अंधेरे रूम की तरफ जरा नजर घुमा कर देखिए। द स्लैब्स ऑफ स्टोन, पत्थरों के टुकड़े, एंड द मार्बल स्टैक्ड अप इन वन कॉर्नर, और पत्थरों के और मार्बल्स के टुकड़े इसके कोने में भरे पड़े हुए हैं। द कॉट कवर्ड, कॉट चारपाई, खटिया, ये और जो चारपाई हैं, कवर्ड विथ हीप्स ऑफ यूज्ड क्लॉथ्स, और जो चारपाई हमारे पास है वो चारपाई किस चीज़ से कवर है, किस चीज़ से भरी हुई है, वो पुराने कपड़ों, पुराने
कपड़ों के बंडल से, उसके ढेर से भरे हुए चारपाई हैं। द पेंट ऑफ वाइट वॉश्ड वॉल्स हैज़ कम ऑफ, और दीवार पे जो पेंट की गई है, जो पेंट की गई दीवार, उसके कलर भी अब ख़त्म हो चुके हैं। लुक व्हाट इट हैज़ ब्राउट अस, आप ज़रा तवज्जो कीजिए कि इस कलाकारी ने, इस आर्ट ने हमें क्या आखिर दिया है। कुछ नहीं, नथिंग, कुछ भी हमें इससे मिला नहीं है, कुछ हमें इससे कमाई हुई नहीं है। द यंग मैन रिपीटेड इन एंगर, दिस काइंड ऑफ वर्क जस्ट डजंट पे। वो नौजवान अपने गुस्से में कहता है, इस तरीके का काम हमें कुछ नहीं देता, विच मीन्स ऐसे कामों से हमें कोई मुनाफा नहीं होता। द ओल्ड मैन स्टेयर्ड एट हिज सन, हिज वॉइस दो ट्रेम्बलिंग had not lost its usual gentleness. It is not the money alone that matters, son. It is the service, our service to God. अपने बेटे की सारी बातों को सुनकर बहुत ही कामली वो जवाब देता है। The old man stared at his son. बूढ़ा आदमी अपने बेटे को गौर से देखता है। His voice दो ट्रैवलिंग, उसकी आवाज़ अगरचे लड़खड़ा रही होती है, लेकिन फिर भी वो अपने जेंटलनेस को खोता नहीं है। वो बहुत ही प्यार से अपने बेटे से कहता है, क्या कहता है? इट इज़ नॉट द मनी अलोन दैट मैटर्स, सिर्फ पैसा ही नहीं है जो मायने रखता है मेरे बेटे, इट इज़ द सर्विस, ये खिदमत है जो हम अपने गॉड के लिए करते हैं। विच मीन्स ये खिदमत है, किसकी खिदमत? हमारे गॉड की खिदमत है जो हम कर रहे हैं, सिर्फ पैसा ही मायने नहीं रखता। बहुत ही मोहब्बत से अपने बेटे से वो ये बात कहते हैं। देन फादर, टाइम्स हैव चेंज्ड एंड सो हैज द स्टोन मैशंस वर्क। अब बेटा कहता है अपने वाले साहब से, क्या वाले साहब, वक्त बदल चुका है और इसी तरीके से ये स्टोन की कारीगरी जो है ये भी चेंज हो चुकी है। यू कांट लिव carving sculptures for temples only. Come on, father, you have to mass produce like all the other people in Agra. वो कहता है वक्त बदल चुका है और वक्त के साथ साथ स्टोन मैसन्स काम भी बदल चुके हैं, स्टोन के कारीगर के काम भी अब बदल चुके हैं। You cannot live carving sculptures for temples only. अब आप सिर्फ मंदिरों के लिए स्कल्पचर बनाकर ही नहीं जिंदा रह सकते हैं। अब आप सिर्फ मंदिरों की मूर्तियां बनाकर ही आप जिंदा नहीं रह सकते हैं, आपको उससे खास मुनाफा नहीं होगा। कम ऑन फादर, समझने की कोशिश करिए मेरे पिता, मेरे वालिद साहब। यू हैव टू मास प्रोड्यूस लाइक ऑल द अदर पीपल इन आगरा। अब आपको ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बनाने की, जैसे कि आगरा के तमाम लोग कर रहे हैं, है ना बेटा। The lines around the old man's mouth tightened. He said, "No, my son. This is the work I have learned from my father and he had learned from his father." वो कहते हैं, देखिए, the lines around the old man's mouth, old man's, बूढ़े आदमी के चेहरे की जो लाइनिंग थी, ठीक है, वो टाइटन हो गई। विच मीन्स ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन होता है बेटा जब गुस्से की हालत में कह लीजिए या टेंस कंडीशन में जब कोई बात कहता है ना, तो चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, उसे कहते हैं द लाइन्स अराउंड द ओल्ड मैन्स माउथ टाइटेंड। ही सेड, फिर वो कहता है, क्या कहता है? नो माय सन, नहीं मेरे बच्चे, दिस इज द वर्क, ये वो काम है जिसे मैंने अपने फादर से सीखा है। एंड ही हैड लर्न फ्रॉम हिज फादर, और मेरे पिता, मेरे फादर अपने फादर से सीखे हैं। एंड वी हैव केप्ट अप दिस ट्रेडिशन फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, और हम यही इसी परंपरा को और इसी तहजीब को, इसी सकाफत को हम सैकड़ों सालों से लेते हुए चले आ रहे हैं। एंड आई होप्ड यू वुड कंटिन्यू आवर वर्क, और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम भी हमारे इस काम को कंटिन्यू करोगे। No, father, there is so much more money in candle stands, paperweights, ashtrays and plates for tourists. The young man walked out of the rooms angrily. अब बेटा क्या कहता है? नहीं वाले साहब, there is so much more money in candle stands. अब कहता है, नहीं वाले साहब, मुझे ये करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अलावा there is so much money, more money, कहीं और ज्यादा पैसा है कैंडल स्टैंड्स बनाने में, पेपर वेट्स बनाने में, और एश ट्रेस बनाने में, प्लेट्स फॉर टूरिस्ट के लिए बर्तन बनाने में। एश ट्रेस बेटा कहते हैं जिसमें वो सिगरेट पीकर, जिसमें सिगरेट की उस एशेस को गिराते रखते हैं ना, उसे कहते हैं एश ट्रेस, ठीक है। द यंग मैन वॉक्ड आउट ऑफ द रूम एंग्रीली, नौजवान लड़का गुस्से की हालत में रूम से बाहर चला गया। कि बेटा आइए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद जो रिमेनिंग स्टोरी है वी विल understand and read in the next period. Okay, for then
we will just practice this sheet, okay? Based on your understanding of part 1, answer the following questions, right? What was the old man's profession? What was his attitude to his work? देखिए, what was the old man's profession? उस बूढ़े आदमी का प्रोफेशन क्या था? What was his attitude to his work? और उसका एटीट्यूड क्या था उसके काम को लेकर? वो क्या सोचता था अपने काम को लेकर? रवैया क्या था उसका अपने काम को लेकर? देखें, carving stone and making statues, पत्थरों को तराशना और इसके स्टैच्यूज बनाना, मुजस्समे बनाना, उसका काम था, प्रोफेशन था, ठीक है? ही वॉज डेडिकेटेड टू हिज वर्क, वो अपने काम के लिए पूरी तरीके से मुकम्मल तौर पे क्या था, वक्फ किए हुआ था अपने आप को, ठीक है? फॉर हिम वर्क इज वर्शिप। क्वेश्चन नंबर 2, द यंग मैन थ्रू हिज हैमर एंड द चेसल टू द ग्राउंड, व्हाई डू यू थिंक ही डिड सो? नौजवान अपने हैमर को और अपने चेसल को, अपने हथौड़ी को और छेनी को जमीन पर फेंक देता है। आपको क्या लगता है उसने ऐसा क्यों किया होगा? He was angry, dissatisfied with his work and his life, क्योंकि वो गुस्सा था और कहीं ना कहीं वो गैर मुतमईन था, dissatisfied, गैर मुतमईन था अपने इस काम से और अपनी ज़िंदगी से, as it didn't pay enough, क्योंकि उससे ज़्यादा उसे कमाई या अर्निंग नहीं हो पा रही थी, ठीक है बेटा? देखिए, how did old man learn carving? What did he expect from his son? ओल्ड मैन, उस वो बूढ़ा आदमी ये कार्विंग, तराशने की ये कला है, तराशने की कला को कैसे सीखा और वो अपने बेटे से क्या उम्मीद कर रहा था? आप देखिए, ही लर्न कार्विंग फ्रॉम हिज फादर, वो अपने पिता से, अपने वालिद साहब से इस कार्विंग विच मीन्स अपने इस कारीगरी को सीखा, है ना? ही एक्सपेक्टेड हिज सन टू कैरी फॉरवर्ड हिज ट्रेडिशनल क्राफ्ट, और ये चाहता था कि उसका बेटा भी ये अपने आबा अजदाद की दी गई फन को आगे लेके बढ़े। Okay, question number 4, what was the young man's opinion about his father's work? Do you think he was right? उस नौजवान आदमी की क्या ओपिनियन थी अपने वालिद साहब के काम को लेकर? क्या आपको लगता है वो सही था? अब देखें, he thought his father's work didn't fetch money, उसे लगा कि उसके वालिद साहब पैसा नहीं ज्यादा बना पा रहे हैं इस काम से। सेकेंड क्वेश्चन है बेटा, डू यू थिंक ही वॉज राइट? ये बेटा आपको ही इसका आंसर करना है, क्योंकि ये हो सकता है कि आप में से कई बच्चे इसके फेवर में होंगे, कई बच्चे इसके अगेंस्ट में होंगे, तो ये टोटली डिपेंड्स ऑन यू एंड योर थॉट्स एंड योर पॉइंट ऑफ व्यू, ओके? सो यू कैन मेक आंसर अपॉन योर एबिलिटी ऑफ थिंकिंग, राइट? सो इंडिविजुअल आंसर रिस्पॉन्स विद रीजंस, ठीक है? एंड मेक श्योर व्हाटएवर यू आर गिविंग रीजंस, whatever you giving response to the questions, you have to be assured with your reasons, right? You have to prove it with your reasons, with your reasons, right? Here we go. What did Gopal suggested his father? What was his father's response? गोपाल ने अपने वालिद साहब को क्या सजेस्ट किया? And what was his father's response? और उसके वालिद साहब का रिस्पॉन्स क्या था? देखिए, he suggested that his father should shift to Agra. उसने सजेस्ट किया कि उसके वालिद साहब को क्या करना चाहिए? आगरा चले जाना चाहिए, एंड चेंज हिज प्रोफेशन, अपने प्रोफेशन को बदलना चाहिए। द ओल्ड मैन्स रिस्पॉन्स वाज दैट इट वाज सर्विस टू गॉड। उस बूढ़े आदमी का जवाब ये था कि ये खुदा के लिए, ये गॉड की सर्विस, ये खिदमत है, एंड दैट ही वांटेड टू कीप द 100 years of tradition and continue to do his work. वो चाहता था कि ये वो काम है जो सालों से, सैकड़ों सालों से चला आ रहा है और उसे और इस काम को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ये उसकी सोच थी उनके वालिद साहब की, ठीक है बेटा? लास्ट बट नॉट लीस्ट, ओके, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। The one who carves a stone is a sculptor. The profession or work of a sculptor is to carve the statues. ठीक है, statues. Complete the following sentence appropriately. देखिए, a person who treats patient is a, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर sculptors की sculptor, ठीक है, किसे कहते हैं? आप देखेंगे, the one who carves a statue is a sculptor. वो इंसान जो किसी स्टैच्यूज को, किसी मुजस्समे को बनाता है, तराशता है, उसे कहते हैं sculptor. Sculptor. इसी तरीके से आप बताएं, ए पर्सन, एक ऐसा आदमी जो पेशेंट का इलाज करता है, उसे क्या कहते हैं? बोलिए बोलिए। हाँ बिल्कुल, एक आदमी जो किसी पेशेंट के, किसी मरीज का इलाज करता है, उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल आपने सही सोचा, डॉक्टर, ठीक है? तो डॉक्टर के बारे में आपसे पूछा जाए डॉक्टर कौन होते हैं, तो कहेंगे ए पर्सन हु ट्रीट्स पेशेंट इज अ डॉक्टर। इन द सेम वे आपसे पूछा जाएगा स्कल्पचर क्या होता है, तो आप कहेंगे द वन हु कार्व्स ए स्टैच्यू is a sculpture, right? In the same way, the next one, a person who writes poem is a
एक इंसान जो पोएम्स लिखता है, जो शायरियाँ लिखते हैं, उसे क्या कहते हैं? पोएट। क्या कहेंगे? पोएट, राइट। ए पर्सन हु टीच, ए पर्सन हु टीचेस इज अ, एक इंसान जो पढ़ाता है उसे क्या कहेंगे? बताइए। बिल्कुल, टीचर। क्या कहेंगे? टीचर। इसी तरह बेटा और भी एग्जाम्पल्स हैं और भी डेफिनेशन है, आप पढ़ें इसको, उसके बाद यहाँ पर आप उसे फिल करेंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, सारे एग्जाम्पल्स को आप कंप्लीट करिए, उसके बाद अभी जो पढ़ाया गया है इस पीरियड में उसे रिपीट करिए। रिपीट करने के बाद जो इंपॉर्टेंस वर्ड्स है उसे आप नोट डाउन करिए, उसकी मीनिंग लिखिए। मीनिंग को आप आसानी से लिख सकते हैं। जैसे जैसे आपको इसको ट्रांसलेट किया गया है वैसे आपको उसकी मीनिंग को भी लिखने की ज़रूरत है। ठीक है बेटा, सुने समझे, उसकी मीनिंग को आप लिखें। ठीक है, और याद भी करें। तब तक के लिए